हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न विद टॉपर्स पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट थर्ड, और इसका नाम है अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियाँ। तो करते हैं शुरू। इससे पहले नियुक्तियों के पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखें, उन्हें भी रिकॉल करें। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो न्यूज़ है नियुक्तियों की, नियुक्तियों में मैंने 2-3 न्यूज़ एक्स्ट्रा और बताई है, तो वो भी आप देखना। सौर तूफान, एक न्यूज़ है वक्फ बोर्ड की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन, एक हम ये पढ़ने जाएंगे। और नियुक्तियां बेसिकली यहाँ से शुरू होती है, तो पहले एक बार हम नियुक्ति कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ भी हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करें। हाँ जी, नायाब सिंह सैनी। कौन? नायाब सिंह सैनी। तो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और इन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई है। 12 मार्च 2024 को नायाब सिंह सैनी को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। नायाब सैनी के साथ अन्य व्यक्ति जो कंवर लाल है, मूलचंद शर्मा है, रणजीत सिंह चौटाला है, इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो फिलहाल के लिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नायाब सिंह सैनी, और कौन बने हैं? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। तो देखो बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये है नायाब सिंह सैनी और बनवारी लाल पुरोहित। तो नायाब सिंह सैनी बने हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। अब हम इसे याद कैसे करें? देखो, नाव और वन का रंग हरा, नाव और वन का रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो नाव और वन का रंग है हरा, यानी नाव से तो हो जाएगा नायाब सिंह सैनी, और वन का रंग है हरा, यानी वन से क्या हो जाएगा? बनवारी लाल, और हरा से हरियाणा। तो एक ही ट्रिक में हमने इन दोनों को याद कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब देखिएगा, नाम क्या है? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उनके साथ ही लव कुश कुमार ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बहुत सारे विषयों पर इन्होंने किताबें लिखी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद वगैरह वगैरह। तो देखिएगा, अभी हम केवल इतना याद रखेंगे, किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो हमें इसे याद कैसे करना है? देखो, याद करना है कि किशोर जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे लिए एक आयोग बने, कमीशन बने, जैसे अनुसूचित जाति आयोग बना है, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, जैसे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किशोर मकवाना। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखिएगा, प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी भी इसके अंतर्गत आती है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन समिति के प्रमुख होते हैं। तो चयन जो करता है वो कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में कवर होता है। चयन समिति में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य भी शामिल होते हैं। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था भी है, और मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी इसमें शामिल है। सहगल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो हमें बस केवल ये याद रखना है कि कौन? नवनीत कुमार सहगल क्या बने हैं? प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ए सूर्य प्रकाश इस पद पर थे। तो ये है हमारे नवनीत कुमार सहगल। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए, नवनीत का पर्यायवाची है घी या मक्खन। तो अगर आप नवनीत ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर का क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। अगर घी ज्यादा खाएंगे
तो शरीर का प्रसार हो जाएगा। तो प्रसार से हमें याद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा जो है नवनीत कुमार सहगल, और प्रसार से प्रसार भारती। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, और साथ में राहुल सिंह सीबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल जो है इसके बारे में ध्यान रखना। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक पदों पर भी रह सकता है। एक या एक से अधिक पदों का मतलब राज्यपाल के रूप में। जैसे मान लो कोई राज्यपाल है तो वो ना केवल जिस राज्य का उसको कार्यभार सौंपा गया है, बल्कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ऐसा प्रावधान हमने किया था 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अब इसी प्रकार झारखंड के ऑलरेडी राज्यपाल रहे हैं, जिनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन, और इन्हें कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तेलंगाना का। अभी इसको आप ढंग से याद कर ले, अच्छे से याद नहीं भी होता है तो लोड ना ले, क्योंकि इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जैसी कोई परमानेंट नियुक्ति होती है उसे हम अच्छे से याद कर लेंगे। राहुल सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीआई नहीं, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसे हम लर्न करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहां से हमारा मामला शुरू होता है। देखिए, एएस राजीव सतर्कता आयोग में आयुक्त नियुक्त हुए हैं। देखिए, सतर्कता आयुक्त, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं सीवीसी। ये संस्था है सतर्कता आयोग। अच्छा, ये संस्था काम क्या करती है? यह संस्था भ्रष्टाचार की जांच करती है। किसकी जांच करती है? भ्रष्टाचार की। ठीक है, तो इसमें ही अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त, अब देखो हेड नहीं, जो सदस्य के रूप में होते हैं, तो इन्हें हम बोल रहे हैं सतर्कता आयुक्त। अगर यहां पर क्वेश्चन आता मुख्य सतर्कता आयुक्त तो हेड हो जाता। तो सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? एएस राजीव। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फरवरी 2024 को एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ये बैंकर एएस राजीव को 4 प्रमुख पद पर भी रह चुके हैं। सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक, महाराष्ट्र, 38 वर्षों से अधिक इन्हें कामकाज का अनुभव भी है। तो देखिएगा, ये हैं जिनका नाम है एएस राजीव। क्या नाम है? एएस राजीव। अब गौर से समझो ट्रिक कैसे याद करना है। देखो, राजी जो मूवी है, राजी, और राजी मूवी में जो ये आलिया भट्ट है, ये बहुत ही सतर्क रूप से काम कर रही थी। पाकिस्तान में जाकर जो खुफिया ये जानकारी इकट्ठा कर रही थी, वो बड़े ही सतर्क तरीके से जो है डाटा यूज में ले रही थी, सतर्क तरीके से काम कर रही थी। तो सतर्क तरीके से काम कर रही थी राजी मूवी में, या राजी मूवी में सतर्क तरीके से काम करना दिखाया गया है। तो सतर्क से सतर्कता आयोग, और राजी मूवी, राजी और राजी से क्या हो जाएगा? एएस राजीव। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। भारत में लोकपाल में नए सदस्यों ने ली शपथ। देखो, लोकपाल और लोकायुक्त ये 2 संस्थाएं हैं। राज्य में लोकायुक्त कहते हैं और लोकपाल कहते हैं केंद्र में। ये दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु बनाई गई है। सबसे पहले स्वीडन में बनाई गई थी। वहां पर इस संस्था को बोलते हैं ओम्बुड्समैन। क्या बोलते हैं बेटा? ओम्बुड्समैन। तो भारत में लोकपाल, तो लोकपाल जो है उस लोकपाल और लोकायुक्त ये संस्था हमने बनाई थी। कहाँ? किसको देखकर? स्वीडन को देखकर। और वहां क्या बोलते थे? वहां बोलते हैं ओम्बुड्समैन। संस्था काम क्या करती है? काम करती है भ्रष्टाचार की जांच करना। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो आप जो पॉलिटी के मेरे लेक्चर हैं वहां आप इसको देख सकते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं आगे। भारत में लोकपाल के नए सदस्यों ने ली शपथ है। अब देखो, लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? लोकपाल का अध्यक्ष है एएम खानविलकर। ये है, ये अध्यक्ष है। और सदस्य के रूप में शपथ किसने ली है? तो देखो, एक का नाम है ऋतुराज अवस्थी, और भी लोगों ने शपथ ली है, जैसे पंकज कुमार है, अजय तिर्की है, इन्होंने भी जो है शपथ ली है। मुख्य तौर पर अभी जिन्होंने नए सदस्यों के रूप में शपथ ली है, ऋतुराज, पंकज कुमार और अजय।
लेकिन इन सबको याद करते करते आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो है भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। ठीक है, चलो अब याद कैसे करें। देखो, लोकपाल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों की जांच करता है। तो भ्रष्टाचार में हम बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फलाने ने भ्रष्टाचार किया, या फलाने व्यक्ति ने रुपए खा लिए हैं, ये भ्रष्टाचारी है, रुपए खा लिए हैं मतलब खानविलकर, पैसे खा लिए हैं भाई बंदे ने, तो खाने से क्या हो जाएगा, खानविलकर। और ऋतुराज से हम राज याद कर लेंगे कि कोई ना कोई तो राज है इस बंदे का जो छुपा रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और पेमेंट तो इसकी कमाई तो बहुत ही कम है। यानी ऐसे व्यक्तियों की जांच करने के लिए किसकी नियुक्ति होती है, लोकपाल के सदस्यों की और लोकपाल की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब छोटी मोटी नियुक्तियां हम और देख लेते हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, अच्छे से इनको जानते होंगे, हमारे दुश्मन है, इनको अच्छे से याद कर लो। तो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, इन्हें हमें याद रखना है। अच्छा, अब देखिएगा अलेक्जेंडर स्टब, ये है अलेक्जेंडर स्टब, और इन्होंने पद ग्रहण किया है फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। कौन से राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। फिन मतलब फन, एक बच्चा फन कर रहा है टब में, अभी गर्मियां बहुत हो रही है और टब में अगर पानी मिल जाए तो बच्चा क्या, सभी लोग फन करने लग जाएं, तो टब में बच्चा फन कर रहा है, टब से तो हो जाएगा स्टब। अब स्टब करते करते हम पहुंच जाएंगे अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, और फन कर रहा है यानी आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गुस्तावो आद्रियनजेन, ये प्रधानमंत्री है पेरू के, पेरू। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पेरू हुआ, चिली हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। ओके, प्रधानमंत्री है कहाँ के, पेरू के। तो आप इसको याद कर सकते हो कि है ना, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप मुझसे काम करवाते हो तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। पैरों में दर्द होने के बाद भी अगर मुझसे काम करवाते हो तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो पैरों में दर्द होने के बाद भी काम करवा रहे हो तो गुस्सा हो जाएंगे, यानी गुस्तावो याद हो जाएगा, तो गुस्तावो आद्रियनजेन भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें याद करना है। नेक्स्ट है टॉमस सुल्योक। टॉमस सुल्योक ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं हंगरी के मार्च में ही। तो देखो, टॉमस से हमें टमाटो याद करना है, टॉमस टमाटो। ठीक है, अब टमाटर जो है वो जब खाएंगे जब मैं बहुत ज्यादा हंगरी होंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत हंगरी हूं और मुझे क्या खाना है, भाई टमाटर दे दो, तो टमाटर यानी टॉमस सुल्योक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आसिफ अली जरदारी। देखो, दो व्यक्तियों के नाम पढ़ लो, शहबाज शरीफ और ये है आसिफ अली जरदारी। भाई आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि इनको चावल तक खाने के पैसे नहीं है। ठीक है, आसिफ अली जरदारी चावल भी नहीं खा पाएंगे ये, तो ये कौन है, वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्दीकी काबा प्रधानमंत्री है सेनेगल के। अब देखो, सिद्दीकी ये है सेनेगल के प्रधानमंत्री। ठीक है, अफ्रीकन ये देश है। तो जो है हमें ऐसे याद करना है, सेनेगल, ये गर्ल बड़ी ही सीधी सादी है, या गर्ल जो है, जो मैंने गर्ल देखी वो बड़ी ही सीधी सादी है। गर्ल मतलब सेनेगल, और सीधी सादी है यानी सिद्दीकी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। वो थी अन जुआन, कार्यवाहक है राष्ट्रपति वियतनाम की। देखिए, कार्यवाहक का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव कुछ समय के लिए ही रहेंगी, जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तभी अपने पद से चली जाएंगी। हाल फिलहाल के लिए इनकी फोटो देख लो, हल्का फुल्का नाम याद कर लो, क्योंकि वैसे भी कार्यवाहक है, नया राष्ट्रपति बनेगा तब हम इसको अच्छे से याद करेंगे। वो थी अन जुहान, तो वो थी कार्यवाहक करके हम याद कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल, मोहम्मद मुस्तफ़ा प्रधानमंत्री है फिलिस्तीन के। अब देखिएगा, मोहम्मद, मुंह में पानी आ गया, मोहम्मद मुंह में पानी आ गया। और पानी क्यों आया, किसको देखकर, फली की सब्जी को। भाई फली की सब्जी लहसुन की जो है चटनी डालकर और काचरे के साथ बनाई जाए और साथ में छाछ मिल जाए तो मुंह में पानी आ गया। ब्रज भाषा में बोलते हैं मुंह में पानी आ गया भैया, का सब्जी बनाई है तुमने, तो मुंह में यानी मुंह में पानी आ गया। किसको देखकर, फली की सब्जी को, यानी फिलिस्तीन के कौन है ये, प्रधानमंत्री। एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, देखो जरा।
पहले यहीं से देखते हैं। शाहबाज शरीफ, शरीफ है नहीं यही है जैसा कि नाम है, ओके। टब में फन कर रहे हैं, देखो फन फिनलैंड, फली फिलिस्तीन, ठीक है, फन कर रहे हैं। हाँ जी, गुस्तावो, गुस्सा आ गया है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फिर भी काम करवा रहे हो भाई, काम वाम नहीं करने वाले हैं। गुस्तावो आद्रिएंजेन यानी पेरू। टॉमस सुल्योक, टमाटर खा रहे हैं जब हम बहुत ज्यादा हंगरी हैं। हंगरी का मतलब हो जाएगा राष्ट्रपति हैं ये हंगरी के। आसिफ अली जरदारी, जरदारी चावल भी नहीं मिल पा रहे हैं, इतने देश की हालत बहुत खराब है, यानी पाकिस्तान के कौन है ये, राष्ट्रपति है। सिद्दीकी काबा, सीधी सादी गर्ल, सेनेगल, सेनेगल के प्रधानमंत्री। वो थी अन्न जुआन, वो थी, कितना एक थी है ना, तो ऐसी वो थी कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहाँ की, वियतनाम की। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुंह में पानी आ गया है फली की सब्जी देखकर, यानी फली मतलब फिलिस्तीन। चलो अब ये तो हमारा हो गया है। अब हम थोड़ा सा आज कुछ एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है उनके बारे में हम जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं सौर तूफान। देखिए बात है 10 मई की, ज्यादा समय नहीं बीता है, 10 मई 2024 वाली भाई, 2024 में 10 मई को सौर तूफान के बारे में चर्चा की गई है। सौर तूफान में चर्चा क्या की गई है भाई, ऐसा है कुछ लोग लद्दाख में लोग रात को बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, और रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास रात को कुछ बहुत सारी रोशनियाँ जैसे रेनबो टाइप से आकाश में दिखाई दी, और वो चमकीली रोशनियाँ ही एक जो है चिंता का कारक बननी भी चाहिए और बनी, जिन्हें देखने पर हमें बहुत अच्छा एहसास होता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा दृश्य है, लेकिन वो दृश्य भले ही देखने में आपको अच्छा लगे लेकिन वो हमारे लिए या हमारे जो भी हमारी पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। क्या है सौर तूफान, जानते हैं, आइए इसके बारे में। देखो 10 मई की रात 2024 को सौर तूफान की वजह से एक क्षेत्र है भारत में जिसका नाम है लद्दाख, लद्दाख में कुछ रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिलती है और उसे कहा गया है सौर तूफान। अब भाई सौर तूफान होता क्या है, तो गौर से सुनना। देखिए सूरज की जो है असीम 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 कृपा है हमारे ऊपर, गर्मियों में इतना दूर है तो भी हम इतना ज़्यादा झुलस जाते हैं, केवल और केवल वो अपने यहाँ पर एक अपनी स्पीड से जल रहा है, तप रहा है। सोचो कि अगर सूरज में लपटें उठने लग जाए तो हमारा क्या हाल हो, तो वही हाल हुआ है। जैसे मान लो कि कभी आपने हवन यज्ञ में तो बैठे होंगे, हवन में नॉर्मल प्रकार से एक अग्नि जलती रहती है, लेकिन जैसे हम घी का जो है घी को डालते हैं या हम सामग्री को अर्पित करते हैं तो एकदम से लपटें उठती है, और वो लपटें कितनी खतरनाक है, वही लपटें उठी है। देखो सूरज में ये लपटें दिखाई दे रही है ना, ये लपटें उठी है, और इसी हमने कहा है सौर तूफान। ये सौर तूफान कहाँ पर आया है, ये अभी दिखाई दिया है लद्दाख में 10 मई की रात को। तो मैडम दिखाई दिया है तो कौन सी बड़ी बात है, दिखने दो ना, फोटो वोटो खिंचवाएंगे नहीं। देखिए आपको यहाँ पर भले ही रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिली होगी, लेकिन इस सोलर तूफान के द्वारा आप सोचो कि बहुत सारे जो सूरज है उसके पास में बहुत सारे सैटेलाइट लगे हुए हैं कई देशों के, वो सब खराब हो जाएंगे। जो भी एरोप्लेन है, जो वायुयान है, उनकी दिशाएं वो हट जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी अगर किसी सैटेलाइट पर पड़ती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ एक बात आप और ध्यान रखिएगा, सोलर जो सौर तूफान है ये पृथ्वी के कभी भी सेंटर में, सेंटर का मतलब है जैसे भूमध्य रेखा और ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा, यहाँ पर कभी दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, विद्युत चुंबकीय फील्ड होता है। तो ये जो सूरज की लपटें आती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इससे जो प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है। लेकिन चूंकि देखो ये इस प्रकार से जो है जो भी है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही हैं, तो सोलर फ्लेयर जो है ना यहाँ पर तो रुक जाएगा, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा भी गैप रह जाता है वहाँ से सूरज का तूफान या हम कह सकते हैं सोलर फ्लेयर आ जाएगी, और इसी वजह से जनरली ध्रुवों पर हमें क्या दिखाई देता है, सोलर फ्लेयर दिखाई देता है। तो मुख्य तौर पर आप 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में सौर तूफान कहाँ देखा गया है, तो आंसर है लद्दाख में, ठीक है। और सौर तूफान क्या होता है मैंने बता ही दिया है, और इससे हमें विजुअलाइजेशन किस चीज़ का हुआ है, तूफान नहीं दिखा है, हमें रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी है, ठीक है। चलो वक्फ बोर्ड के बारे में तो पढ़ चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। चलो देखो भाई, आपको
ये जो हमारा कश्मीर है, हाँ जी, ये जो कश्मीर है, कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है, या इसको ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और ये LAC है, इधर जिसे चाइना ने अधिकार कर रखा है, सॉरी ये तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, और ये है LOC, दो लाइनें हैं। यहां पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है, किस लाइन पर, LOC के ऊपर। अच्छा, इसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत भारत। क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत, पाक अधिकृत हम क्या बोलेंगे, इसको भारत कहेंगे, पाक अधिकृत भारत कहेंगे। और इस पर अधिकार किसने कर रखा है, अधिकार कर रखा है पाकिस्तान ने। अच्छा, पाक अधिकृत भारत, ये भारत वाले कहते हैं इस भाग को, पाकिस्तान वाले नहीं कहते हैं इसको। वो थोड़ी बोलेंगे कि हमने इस पर अधिकार कर रखा है, वो पता है इसे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको आजाद भारत। अच्छा, आजाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं बोलेंगे, आजाद कश्मीर बोलेंगे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, ना तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ना ही ये भारत का हिस्सा है, ये है आजाद कश्मीर। बोले अच्छा भाई, आजादी तो बहुत दे दी है, तुम्हारे पापों का जो है ना भांडा यहाँ पर फूट रहा है अभी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बात कही है, लेकिन आप ध्यान रखना, इस पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का। ये घटना है 1948 की, कबायली हमला होता है कहां पर, कश्मीर में। कबायली हमला, कबायली हमला आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वालों ने अफगानिस्तान के जो भी कबायली जो लोग होते हैं उनसे कहा कि भाई इस क्षेत्र में क्या करो, आप आक्रमण कर दो। अच्छा, आक्रमण करने से पहले इस पूरे के कश्मीर पर किसका अधिकार था, तो आप सबको पता है, फोटो और देख लो, ये है, इनका नाम है हरि सिंह। क्या नाम बेटा इनका, हरि सिंह। तो हरि सिंह ने पाकिस्तान को, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान को और भारत को जो है ये कहकर उनको, मतलब ये कह दिया था कि भाई मैं जो है ना, मैं चूंकि रियासत हूं और रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र रहूं, ना मैं पाकिस्तान में मिलूं और ना ही मैं मिलूं कश्मीर में, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रहो। अब जब ये अकेले रहे तो इनका फायदा उठाया किसने, पाकिस्तान वालों ने। अकेले थोड़ी रहने दें, कश्मीर है, कश्मीर तो हमारा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान के कुछ व्यक्तियों को भेज दिया कहां पर, कश्मीर में, कि आप जाओ और थोड़ा सा उनसे मिलो जुलो, थोड़ा तबाही वबाही मचाओ। इनको ये लगा था चूंकि इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम ही हैं और कबायली लोग जाएंगे वो भी मुस्लिम हैं, तो दोनों का मेल मिलाप बढ़ेगा और ये कहेंगे कि खुद यहाँ के लोग बोल देंगे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन हुआ इसका अपोजिट। अफगानिस्तान से जो व्यक्ति आते हैं या जो कबायली हमला होता है, उस हमले में वो लोग बड़े ही अमानवीय तरीके से कश्मीर पर अधिकार करने की सोचते हैं। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं थी, ऐसी बहुत सारी जो भी बोला भी नहीं जाता है विभत्स घटनाएं कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तब जाके हरि सिंह को ये पता पड़ता है कि भैया अब तो हमने चाहा था कि हम अकेले तो हैं यहाँ पर, लेकिन अब हम इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो हरि सिंह ने क्या किया, हरि सिंह ने फोन लगाया किसको, भारत को। भारत में किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में, और कहते हैं कि पटेल साहब बचाओ हमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई आपने ही तो कहा था कि हम अलग रहेंगे, तो आप अलग रहो, और आपकी समस्या है, आप देश हो अलग, तो पाकिस्तान और आपका जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो आप निपटाएं, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें। हरि सिंह कहते हैं भैया हम इसमें सक्षम नहीं हैं, पटेल साहब कृपया करके हमारी रक्षा करो। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पटेल ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई बात नहीं है, आप जो है ना, आप हमारे इस पर जो है साइन कर दो। किस पर, विलय पत्र पर। आप विलय पत्र पर साइन कर दो। अगर आप विलय पत्र पर साइन कर देते हैं तो आपका विलय, कश्मीर का विलय किसके साथ हो जाएगा, भारत के साथ हो जाएगा। और भारत के साथ जब कश्मीर का विलय हो जाएगा तो हम सब साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, कबायलियों के खिलाफ क्या करेंगे, जो है युद्ध करेंगे, हमला करेंगे और आपको प्रिवेंट करेंगे। हरि सिंह ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो सेपरेट रहना चाहता हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अब आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन जैसे जैसे कबायली बहुत नज़दीक पहुंच गए, उस समय ये जो थे ना हरि सिंह, इनका जो मुख्य ठिकाना था ये रहते थे श्रीनगर। और श्रीनगर में जब श्रीनगर के बहुत पास जब कबायली पहुंच गए और जब इन्हें लगा कि भैया बचने का कोई रास्ता ही नहीं है,
सुबह तक तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु ही हो जाए। तब इन्होंने आखिर में हार मानकर पटेल साहब को फोन किया, कहते हैं कि हम भारत के साथ मिलने को तैयार हैं, आओ और हमें बचाओ। अगले दिन भारत की सेना बिल्कुल पहुंच जाती है युद्ध स्थल पर और युद्ध वगैरह करती है, और इस युद्ध में कई जो भी कबायली लोग हैं उन्हें पीछे धकेल देती है। अब ये सब काम होता है तो उसी बीच में, जब ये सारा काम होता है उसी बीच में क्या होता है कि देखिए, अब आप एक बात ध्यान रखना, तो कश्मीर तो अब कहाँ मिल चुका है, कश्मीर ने साइन कर दिए हैं भारत के विलय पत्र पर मिलने पर। अब क्या होता है कि अब यहाँ की जो सेना है, वो जो पाकिस्तान की जो सेना है वो यहीं पे डटी रहती है, कुछ को भगा देते, कुछ यहाँ पर रुक जाते कबायली सैनिक वगैरह। यहाँ पर एक मोड़ आता है, जो कि वो मोड़ हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। होता क्या है कि ये बात जब पहुंचती है किसके पास में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात को, यानी अब क्या किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो हमारे ऊपर जो है हरि सिंह ने तो हमारे साथ मिलने को तैयार ही हो गए हैं, तो अब हम करें क्या। और ये हरि सिंह ने कह दिया है कि हम भारत के साथ मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी जो कबायली है वो यहाँ है, उन्हें कैसे बाहर धकेला जाए। ये बात जवाहरलाल नेहरू ले गए यूएन में। अगर यूएन में नहीं लेकर जाते, ये बहुत बड़ी गलती थी उस समय की, जो आज पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बताते हैं, यहाँ पर अगर ये रह रहे हैं तो इसका श्रेय जहाँ पर जाता है जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव कहाँ पर ले गए, यूएन में। और यूएन भाई बीच का मुद्दा है ना, तो यूएन संभाल लेगा। अब यूएन को क्या पता कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर उस समय अगर हम ये यूएन के पास प्रस्ताव नहीं लेकर जाते तो भारतीय सेना 10 से 20 दिनों में या कुछ ही घंटों में इन सब को खदेड़ देती और ये इलाका भी क्या हो जाता, भारत का हो जाता, जो कि आज बहुत ज़्यादा विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से आज तक बस ये जनमत संग्रह पर अटके हुए हैं। पाकिस्तान यहाँ से अपनी सेना हटाना नहीं चाहता है कि भाई अगर हम हट गए और वापस से भारत ने अधिकार कर लिया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब जो भी है अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, इसमें सेना के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन, और अब बहुत ही अच्छी एक बात दिखाई दे रही है, ये अपने आप ही ये क्षेत्र भारत की ओर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और क्या बात हो रही है, तो देखो इस क्षेत्र में 2 जगह हैं पीओके, यानी इस रेंज में जो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है, यहाँ पर 2 जगह है। एक का नाम है मुजफ्फराबाद, और एक जगह और है और उसका नाम है मीरपुर। ध्यान रखना, ये 2 जिले कहाँ पर हैं, ये हैं आपके आजाद, जिसको ये बोल रहे हैं आजाद कश्मीर। ठीक है, और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें तो बॉर्डर खोल दो या हमें तो सेपरेट रहने दो, हम पाकिस्तान वालों के साथ नहीं रहेंगे। कारण क्या है, कारण बहुत सिंपल सा है, पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई। पाकिस्तान की महंगाई इस कदर बढ़ रही है, आप ये मान के चलो कि हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ का 3 रुपये के बराबर, यानी ट्रिपल महंगाई है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिजली आती नहीं है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गेहूँ चावल, अच्छा गेहूँ आटे कट्टे के तो ये हालात है कि वहाँ पर जो आटे कट्टा है, 1 किलो आटे कट्टे का जो रेट है वो लगभग है 250 रुपये किलो, लगभग इसके आसपास ही है। और हमारे यहाँ पर 350 रुपये में तो आशीर्वाद का 10 किलो कट्टा मिलता है। आप ये मान के चल लो, पूरी कहने की समरी इतनी सी है कि पाकिस्तान की महंगाई या जो स्थिति है वो इतनी डामाडोल है कि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने साथ मिलाकर, खुद तो भीख मांग ही रहे हो, हमें और भीख मंगवा रहे हो, तो ये बहुत ही गड़बड़ है। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर भारतीय झंडे का भी यूज किया, जो देखने को बहुत ही अच्छी बात है। ये अपने आप ही कुछ समय बाद तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही बॉर्डर तोड़कर ये बाहर आ जाएंगे, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसी पाकिस्तान की स्थिति है और उसी स्थिति के बारे में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, कैसे पाकिस्तान का विलय हुआ, हरि सिंह वगैरह थे, और अभी प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो 2 जगह हो रहा है, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। चलिए, ये लेक्चर हमने पूरा कर लिया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर टाइप करें। और क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन ये है, आप बताइए गुजरात यानी भारत का गुजरात और पाकिस्तान, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी बच्चा इसका आंसर सही देगा, अगले वाला वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।